नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 11th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, हम 5th क्लास में पढ़ रहे थे कपड़े हमारे आसपास। बच्चों, इस लेसन के अंदर कल हमने पढ़ा था कि रेशों के गुण क्या क्या होते हैं, वस्त्रों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में कल हम अध्ययन कर रहे थे। तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि रेशों के गुण कौन कौन से होते हैं, रेशों का वर्गीकरण हमने किया था, रेशों के प्रकार हमने देखे थे। इसके अंदर हमने प्राकृतिक रेशों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बच्चों मानव निर्मित रेशे कैसे होते हैं, और मानव निर्मित रेशे या फिर कृत्रिम रेशों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, और मानव निर्मित जो रेशे हैं उनके प्रकार क्या क्या हैं, कताई किसे कहते हैं, सूत किसे कहते हैं, सूत को संसाधित करने के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करने चाह रहे हैं। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। हाँ, तो बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं विनिर्मित रेशे या फिर मानव द्वारा निर्मित रेशे। देखो बच्चों, मानव द्वारा निर्मित रेशे किसे कहते हैं? वे रेशे जो कि देखो, प्राकृतिक रेशे तो इतने हैं नहीं कि हम जो है सभी उनका उपयोग कर सकें आसानी से, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि निरंतर होती जा रही है और पेड़ों की कटिंग होती जा रही है। तो प्राकृतिक रेशे, जीव जंतु जो है उनकी संख्या कम होती जा रही है। तो किस प्रकार से हमको प्राकृतिक रेशे मिलेंगे? प्राकृतिक रेशों की तो कमी हो रही है। तो अब हम, और कपड़े तो हमको हम सबकी विशेष आवश्यकता है, सबसे पहली आवश्यकता है। तो अब हम क्या करें? तो इसीलिए मानव ने क्या किया है कि कुछ प्राकृतिक रेशों के अंदर कुछ केमिकल्स और रसायन पदार्थ मिला करके और स्वयं ने जो है नए रेशे तैयार किए। इसको हम कहते हैं मानव निर्मित रेशे। आए समझें? तो मानव द्वारा तैयार किए गए जो रेशे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विनिर्मित रेशे कहते हैं या मानव निर्मित रेशे कहते हैं। जैसे कि सबसे पहला विनिर्मित रेशा कौन सा है? रेयन। प्रश्न आता है कि मानव के द्वारा तैयार किया गया सबसे पहला विनिर्मित या कृत्रिम रेशा कौन सा है? उसका नाम है रेयन, और इसको 1895 के अंदर सबसे पहले जो है वो बनाया गया था। जबकि अन्य अधिकांश रेशे जो है वो 20वीं सदी के आसपास जो है हमारे यहाँ पर आए थे। समझ में आ गया? मानव निर्मित रेशा किसे कहते हैं, कृत्रिम रेशा किसे कहते हैं, या फिर विनिर्मित रेशा किसे कहते हैं? तीनों एक ही है ना। तो ऐसे रेशे जो कि विभिन्न प्रकार के रसायनों द्वारा तैयार किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रासायनिक पदार्थों द्वारा तैयार किए जाते हैं, उनको हम मानव निर्मित रेशे या कृत्रिम रेशे कहते हैं। और सबसे पहला विनिर्मित रेशा है रेयन। ठीक है। अब आवश्यकता अनुसार इसके अंदर विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक रेशों को मिला करके और विभिन्न रसायनों को इसके अंदर मिला करके भी रेशे तैयार किए जाते हैं, है ना, जिनके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो चलते हैं आगे। अब देखिए, जैसे कि रेशम। अब रेशम की यदि हम बात करें तो रेशम का रेशा हमको जो है वो रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। और रेशम का कीड़ा हमको पता है 7th क्लास में हमने पढ़ा था कि रेशम का कीड़ा जो है शहतूत के पत्ते को खाता है ना। शहतूत के पेड़ पर ही ये रहते हैं रेशम के कीड़े, और वहीं पर शहतूत के पत्तों को खाते हैं, वहीं पर अपने अंडे देते हैं और अंडों से लार्वा बनता है, और लार्वा से फिर जो है एक प्रोटीन पदार्थ निकलता है इनकी तंतु ग्रंथियों से। इनकी जो तंतु ग्रंथियाँ होती हैं उनमें 2 छिद्र होते हैं जिससे एक तरल पदार्थ, प्रोटीन पदार्थ निकलता है, और ये पदार्थ जो है धीरे धीरे इनके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाता है, और ठोस हो जाने पर सुरक्षा कवच बना लेता है। फिर अंदर लार्वा का विकास हो जाता है, और जैसे ही रेशम कीट जो होता है वो परिपक्व हो जाता है या विकसित हो जाता है तो इस कवच को फाड़ देता है। इस कवच से जो है वो रेशम प्राप्त होता है। आगे समझ में? तो इस प्रकार इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? कोकून। कोकून अवस्था से, रेशम के कीड़े की कोकून वाली अवस्था से हमको जो है क्या प्राप्त होता है? रेशम प्राप्त होता है। इस प्रकार सेलुलोज पदार्थ का पाचन से रेशम जैसा कुछ निर्मित करना भी संभव है। और काफ़ी लंबे समय तक रेयन को कृत्रिम रेशम और केवल कलात्मक रेशम कहा जाता था। देखो, काफ़ी लंबे समय तक ये जो रेशम प्राप्त होता था रेशम के कीड़े को, इसको काफ़ी समय तक तो सुरक्षित रखा गया था, है ना। फिर काफ़ी लंबे समय तक इसको जो है वो जो रेयन था इसको कृत्रिम रेशम ही कहते थे। ये जो रेयन हमने बनाया था, प्रथम जो मानव द्वारा निर्मित जो रेशा था रेयन, इसको काफ़ी लंबे समय तक तो हमने कृत्रिम रेशम ही नाम दिया था। समझ में आया? और इसके बाद हमने इसको जो है आर्ट रेशम या फिर कलात्मक रेशम भी नाम दिया। इस नाम से भी ये जाना जाता है। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले जो गैर तंतुमय सामग्री है, यानी गैर तंतुमय सामग्री का मतलब ये है कि नॉन फाइबर्स जो मटेरियल होते हैं इनको फाइबर्स फॉर्म के अंदर बदल दिया जाता है। गैर तंतुमय सामग्री यानी कि नॉन फाइबर्स मटेरियल जो होते हैं इनको फाइबर्स फॉर्म में बदल करके और फिर विनिर्मित रेशे तैयार किए जाते हैं। अब ये मुख्यतः सेलुलोजिक पदार्थ के भी होते हैं, जैसे कपास है, अपशिष्ट पदार्थ है,
कपास का जो अपशिष्ट है उससे, या फिर लकड़ी की लुगदी है, इससे भी इनको तैयार किया जाता है। और दूसरी कोटि के जो रेशे होते हैं इनको पूर्ण रूप से रसायनों के उपयोग से जो है वो तैयार किया जाता है। तो किया जाता है। अब कच्चा माल चाहे कुछ भी हो, इसे तंतुमय रूप देने की प्रक्रिया जो होती है वो एक ही होती है। समझ में आ गया? तो नॉन फाइबर्स जो मटेरियल होते हैं उनको सबसे पहले फाइबर्स फॉर्म में बदल दिया जाता है, उनसे फाइबर्स बनाए जाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो मानव निर्मित या फिर विनिर्मित रेशे तैयार किए जाते हैं। और विनिर्मित रेशों को बनाने के लिए सेलुलोजिक पदार्थ भी मिलाए जाते हैं, कपास अपशिष्ट भी मिलाया जाता है, लकड़ी की लुगदी भी मिला सकते हैं, विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग भी करते हैं, है ना। और फिर विभिन्न प्रकार के पदार्थों को मिलाकर के कच्चा माल चाहे हम कुछ भी उसके अंदर मिलाएं, लेकिन इसे जो है अंत में जो है हम तंतुमय रूप ही देते हैं, और तंतुमय रूप देने की प्रक्रिया इनकी समान होती है ना। तो अब चलते हैं हम कि ये मानव निर्मित रेशे जो होते हैं वो किस तरीके से तैयार किए जाते हैं, इसकी विधि को हम देखने जा रहे हैं। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं कि ठोस जो कच्चा माल होता है इसको हम लिक्विड फॉर्म के अंदर तरल पदार्थ में परिवर्तित करते हैं, गाढ़े तरल पदार्थ में, श्यानता, है ना। श्यानता यानी गाढ़ा, जैसे शहद होता है ना, शहद में गुण है श्यानता का कि वो बहता नहीं है एकदम से, लिक्विड है लेकिन, है ना। ठीक उसी प्रकार से जो कच्चा ठोस माल होता है उसको श्यानता के तरल में परिवर्तित कर देते हैं, गाढ़ा, उससे लिक्विड तैयार करते हैं। और फिर इसमें रासायनिक क्रिया होती है और विलयन जो होता है इसको उचित ताप दिया जाता है ना। और विभिन्न ताप दे करके और अनुप्रयोग अथवा मिश्रण के कारण इस तरीके से इसको तरल पदार्थ में परिवर्तित कर दिया जाता है। समझ में आया कि सबसे पहले ठोस कच्चा माल लेते हैं, उसको लिक्विड फॉर्म में डाल देते हैं, है ना। और इसके अंदर फिर विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं भी होती है, वो गाढ़ा विलयन बन जाता है, उसका ताप जो है अनुकूल रखते हैं, और इसे चक्रण घोल या स्पिनिंग सोल्यूशन भी कहते हैं। ये जो घोल तैयार होता है, ये जो गाढ़ा विलयन तैयार होता है, इसको हम क्या कहते हैं? स्पिनिंग सोल्यूशन कहते हैं। समझ में आ गया? स्पिनिंग मतलब होता है कतई करना, है ना। स्पिनिंग का मतलब क्या होता है? कतई करना। तो कतई करने वाला जो सोल्यूशन है वो हमारा तैयार हो जाता है सबसे पहले। अब देखिए इस घोल को हम क्या करते हैं, एक स्प्रिनेट जो है एक बहुत ही छोटे छिद्रों वाली जो एक सिरिंज होती है, देखो आपको चित्र के अंदर दिखाई दे रही है, ये एक सिरिंज है जो कि बहुत ही छोटे छिद्रों वाली है। देख रहे हैं आप, ये छिद्र नीचे बने हुए हैं, है ना। इस छिद्र के अंदर सबसे पहले इस सिरिंज वाले एक छोटे तिम्बल आकार के चंचू में ऐसे स्थान में इनको डाल दिया जाता है, यानी कि ये जो आपको स्पिन रेट जो दिखाई दे रही है छोटे छिद्रों वाली सिरिंज, इसके अंदर इस घोल को डाल दिया जाता है। अब इसमें ये ठोस हो जाता है ना, और फिर ठोस होकर के पतले तंतुओं के रूप में इसमें जम जाता है। समझ में आ गया? ये पतले तंतुओं के रूप में इसमें जम जाता है। दिखाई दे रहा है आपके, देखो पतले तंतुओं के रूप में जम गया है, दिखाई दे रहा है। अब देखिए जब ये तंतु ठोस हो जाते हैं तब इन्हें जो है एकत्र कर लिया जाता है। जब ये सूख जाते हैं, ठोस हो जाते हैं, तो इनको एकत्र कर लेते हैं और अधिक सूक्ष्मता तथा अभिविन्यास के लिए इनको तान देते हैं। फिर क्या करते हैं, इनको ताना जाता है मशीनों के अंदर, है ना। और अब इनको तानने के बाद फिर इनको जो है पुनः वापस संसाधित किया जाता है। इनमें और सुधार करने के लिए वापस इसको संसाधित किया जाता है, इसका वापस जो है वो शुद्धिकरण किया जाता है, सफाई की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि मानव निर्मित जो रेशा है वो इस प्रकार से हम बना सकते हैं, है ना। तो एक बार पुनः देखें कि ये हमारी स्पिन रेट है ना। इसके अंदर जो भी हमने कच्चा माल था उसको लिक्विड बना करके, गाढ़ा लिक्विड श्यानता के रूप में, और उसको जो है इसके अंदर हम डाल देते हैं, है ना। और इसको हम स्पिनिंग सोल्यूशन कहते हैं। और फिर इसके अंदर छोटे छोटे छिद्रों वाली जो सिरिंज होती है, इसके अंदर देखिए थिम्बल के आकार के चंचू दिखाई दे रहे हैं, ये छोटी छोटी सिरिंज में छिद्र दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना। और इसके अंदर ये पड़ा रहता है मिश्रण, और फिर ये जब ठोस हो जाता है तो इसमें ये पतले तंतुओं के रूप में जम जाता है। फिर इसमें से इसको निकाल लिया जाता है, निकाल करके इसको सुखाया जाता है, फिर इसको ताना जाता है, फिर इसको संसाधित किया जाता है, इसकी सफाई की जाती है, और फिर इससे जो है वो आपका सूत तैयार किया जाता है ना। इससे रेशे तैयार होते हैं। तो इस प्रकार से मानव द्वारा जो है कृत्रिम रेशों का निर्माण किया जाता है। अब देखिए बच्चों, मानव निर्मित जो रेशे हैं, विनिर्मित रेशे हैं, मानव द्वारा निर्मित रेशे। तो मानव द्वारा निर्मित जो रेशे हैं उनके प्रकार या उनका वर्गीकरण किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनको हमने कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है, 5 भागों में बांटा, सॉरी। अब देखो सबसे पहले पुनर्योजित सेलुलोजिक रेशा। पुनर्योजित यानी इसका मतलब ये है कि जिसको वापस से तैयार किया जा सकता है ना।
पुनर्योजित यानी वापस से जिसको तैयार किया जा सकता है ऐसा सेलुलोजिक रेशा। इसके अंदर कौन कौन से रेशे आते हैं, देखो रेयोन आता है इसमें, है ना, क्यूप्रेमोनियम आता है, विस्कोस आता है और अति आर्द्र मॉड्यूल्स भी इसके अंदर आते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा है हमारा यहाँ पर देखो ये गलत वर्ड छप गया है, यहाँ है असंशोधित या फिर हम कह सकते हैं कि परिवर्तित, है ना, असंशोधित या फिर परिवर्तित सेलुलोजिक एसीटेट। अब इनसे भी जो है वो रेशे तैयार होते हैं, है ना, मानव द्वारा तैयार किए जाते हैं, जिसके अंदर सेकेंडरी एसीटेट मिलाया जाता है, ट्राई एसीटेट मिलाया जाता है ना, ये मिला करके मानव द्वारा विभिन्न प्रकार के रेशे तैयार किए जाते हैं, है ना। तो पहला हो गया पुनर्योजित सेलुलोजिक रेशा, जिसके अंदर ये रेशे आते हैं। दूसरे आपका हो गया असंशोधित या परिवर्तित सेलुलोजिक एसीटेट। ठीक है, ये भी मानव द्वारा निर्मित रेशा है और इसके अंदर ये पदार्थ मिलाए जाते हैं, सेकेंडरी एसीटेट है, डाई एसीटेट है, ट्राई एसीटेट है आदि। अब देखो प्रोटीन रेशे जो होते हैं ये इसके अंदर आते हैं आपके अजलोन है, ये एक प्रोटीन रेशे बनाने के लिए जो है इसके अंदर ये पदार्थ मिलाए जाते हैं। फिर है गैर सेलुलोजिक यानी हम कह सकते हैं यानी कि गैर सेलुलोजिक यानी सिंथेटिक, है ना, सिंथेटिक रेशे। जैसे सिंथेटिक रेशे तो हमें मालूम ही, हम पहनते हैं प्रतिदिन जो कपड़े पहनते हैं, नायलॉन है, पॉलिस्टर है, एक्रिलिक है, आर्लॉन है, कैशमिलॉन है ना, मोडेक्रिलिक है, स्पेंडॉक्स है, रबड़ है, ये सब जो है ये रेशे जो है इनके वस्त्र हम हमेशा पहनते ही हैं। ये हम कौन से वस्त्र पहनते हैं, सिंथेटिक रेशे ही पहनते हैं ना ज़्यादातर, और या फिर कॉटन पहनते हैं। अब इसके बाद आते हैं हमारे पांचवा हमारा भाग है खनिज रेशे, जो कि हमको खनिज पदार्थों से प्राप्त होते हैं, खनिजों से बनाते हैं, है ना, विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों से बनाते हैं, उनको हम कहते हैं खनिज रेशे। जैसे ग्लास है ना, फाइबर ग्लास से बनाए जाते हैं, मेटेलिक है, ये ल्यूरेक्स आदि से तैयार किए जाते हैं, है ना। तो ये खनिज रेशे। तो हमने देखा मानव द्वारा निर्मित रेशे जो है कितने प्रकार के हो गए, 5 प्रकार के रेशे हो गए, जिसमें सबसे पहला पुनर्योजित, जिसको वापस पुनः तैयार किया जा सकता है सेलुलोज से, सेलुलोजिक रेशा ये भी। दूसरा है असंशोधित या परिवर्तित सेलुलोजिक एसीटेट। तीसरा है प्रोटीन रेशे। चौथे हैं हमारे गैर सिंथेटिक यानी कि गैर सेलुलोजिक यानी कि सिंथेटिक रेशे। और फिर पांचवा है खनिज रेशे। ठीक है, तो ये मानव द्वारा निर्मित रेशों के प्रकार हैं। जो प्रश्न आता है कि मानव निर्मित रेशों के प्रकार समझाइए, बताइए, तो हम बता सकते हैं वर्गीकरण इसका हमें करना आना चाहिए। ठीक है, अब देखो बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं सूत किसे कहते हैं, सूत क्या होता है, सूत किस प्रकार से बनाया जाता है। तो देखो सूत का मतलब ये है कि सूत जो होता है हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो तंतु जो होते हैं, तंतुओं का जो समूह होता है, इसको ही ऐंठन दे दी जाती है ना, इसके रोल बनाए जाते हैं, इसको ऐंठन दी जाती है, और इसको ऐंठन देने के बाद प्राप्त होने वाला जो धागा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सूत कहते हैं। समझ में आया, सूत किसे कहते हैं कि तंतुओं के समूह को ऐंठन दे करके और उससे जो धागा तैयार किया जाता है उसको हम कहते हैं सूत। समझ में आ गया, आया समझ में। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, देखो वस्त्र बनाने का एक प्रोसेस है, जिसके अंदर सबसे पहले हम कहेंगे कि सबसे पहले जो है हमारा रेशे, फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारा रेशे। रेशे से बनता है सूत, सूत से बनते वस्त्र, है ना, कपड़े, और कपड़े से फिर हम बनाते हैं परिधान। समझ में आ गया। तो हम कह सकते हैं कि वस्त्र की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो रेशे। सेकंड इकाई क्या है, तो सूत। थर्ड इकाई क्या है, वस्त्र। और चौथा क्या है, परिधान। समझ में आ गया कि वस्त्रों का निर्माण कैसे होता है ना। तो वस्त्रों की सबसे छोटी से छोटी इकाई रेशे या फिर तंतु। ठीक है, अब देखो सूत किसे कहते हैं, हमने पढ़ा। अब चलते हैं सर्जिकल कॉटन तकियों तथा रजाइयों में भरने के लिए, मैट्रेस और कुशन के लिए वस्त्र जैसे उत्पादों को छोड़कर रेशों के रूप में वस्त्रों का उपयोग हमेशा उपभोक्ता उत्पादों के लिए नहीं किया जाता। बिल्कुल सही है कि हमेशा जो है रेशों के रूप में वस्त्रों का उपयोग जो है सभी उपभोक्ता उत्पादों के लिए नहीं किया जाता है इसके अंदर। अब देखिए रेशे जो होते हैं हमारे आसपास उपलब्ध कपड़ों में परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले उनको बटने की आवश्यकता होती है। रेशे को क्या करते हैं, सबसे पहले वस्त्र बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रेशों को बटेंगे, है ना। उनको बटते हैं, उनको काटते हैं, उनकी बुनाई होती है ना। और बटने के बाद फिर हम क्या करते हैं, बटने के बाद उनसे सूत बनाया जाता है। फिर सूत से जो है सूत जो होते हैं उनको बहुत सारे सूत के रोल्स जो होते हैं आपस में उनको जोड़ करके समकोण की स्थिति में या विभिन्न कोणों की स्थिति में हम उसको जोड़ करके फिर उनसे हम क्या करते हैं, वस्त्र तैयार करते हैं। और फिर वस्त्रों से हम जो है परिधान बनाते हैं,
है ना। तो हम कह सकते हैं कि सूत से ही जो है वस्त्रों का निर्माण होता है। अब चलते हैं, क्या कह रही बुक आपकी कि रेशों को हमारे आसपास उपलब्ध कपड़ों में परिवर्तित करने के लिए उनको बटने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले रेशों को बटा जाता है, और यद्यपि कुछ कपड़े जो होते हैं जैसे फ्लैट, कुछ कपड़े जैसे कि फेल्ट्स हैं या बिना बुने हुए कपड़े ऐसे होते हैं जिनको सीधे ही रेशों से बना दिया जाता है। कुछ कपड़े भी ऐसे होते हैं जिनको सीधा बिना बुनाई जो है वो सीधा ही कपड़ों में परिवर्तित कर दिया जाता है। कुछ को तो पहले सूत में बदला जाता है, फिर उससे जो है वस्त्र बनाए जाते हैं। कुछ को सीधा ही रेशों को कपड़े में बदल दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अधिकांश स्थितियों में रेशे जो होते हैं मध्यम चरण में संसाधित किए जाते हैं, जिन्हें हम सूत कहते हैं। सही है। अधिकांश कपड़े जो बनते हैं उसके अंदर जो है रेशों से सूत बनाया जाता है, सूत से वस्त्र तैयार किए जाते हैं, है ना। तो सूत किसे कहते हैं? सूत को वस्त्र, रेशे, फिलामेंट्स या फिर ऐसी सामग्री की लंबी लंबी बटों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि कपड़ा तैयार करने के लिए हर प्रकार के धागों की बुनाई के लिए उपयुक्त है। तो हम इसकी इजी सी डेफिनेशन बना रहे हैं कि सूत जो है तंतुओं का ऐसा समूह है जिसको ऐटन दे करके और एक विशेष प्रकार के जो है धागे तैयार किए जाते हैं। इन धागों को हम क्या कहते हैं? सूत कहते हैं। समझ में आ गया? अब चलते हैं आगे। अब चलो बच्चों हम आगे चलते हैं कि सूत बनाने की प्रक्रिया को समझिए, है ना। सूत किस प्रकार से बनाया जाता है ना। तो सूत बनाने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले तो कताई किसे कहते हैं? तो कताई यदि हम देखें तो प्राकृतिक जो स्टेपल रेशे होते हैं, जो प्राकृतिक रेशे होते हैं, इनसे पहले सूत बनाया जाता है और सूत को फिर संसाधित किया जाता है, और फिर सूत से जो है सूत को संसाधित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको कताई कहते हैं, है ना। सूत को काटते हैं ना, चरखे के द्वारा नहीं काटते क्या, है ना। विभिन्न मशीनों के द्वारा, स्पिनिंग जो मशीनें होती हैं उनके द्वारा काटा जाता है, तो यही प्रक्रिया कताई कहलाती है। आ गया समझ में? तो कताई किसे कहते हैं? जो प्राकृतिक स्टेपल जो रेशे होते हैं इनसे सूत बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं कताई। आ गया समझ में? और कताई की जाती है तकली के द्वारा, चरखे के द्वारा, है ना, जिनिंग मशीनों के द्वारा हम कताई करते हैं, है ना। अब चलते हैं कि सूत बनाने की प्रक्रिया के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। देखो, सूत को संसाधित करने के लिए विभिन्न चरण। सबसे पहला चरण है सफाई करना, यानी सबसे पहले प्राकृतिक रेशों में सामान्यतः उनके स्रोत के आधार पर कपास में जो बीज होते हैं, जैसे कपास है, मान लो कपास ही है, तो कपास में जो बीज है इसके साथ साथ कुछ पत्तियां भी होती है, ऊन में टहनियाँ भी होती है ना, और ऊन श्वेत भी होते हैं, छोटे छोटे सफ़ेद रंग के कण होते हैं, गंदगी होती है, जो बाह्य अशुद्धियाँ होती है ना। तो इनको सबको पहले हटाया जाता है, इसको कहते हैं सफाई करना। आगे समझ में? जो भी प्राकृतिक रेशे होते हैं उनके अंदर जो भी गंदगी है, जो भी कचरा है, उन सबको हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सफाई। और फिर रेशों को अलग कर लिया जाता है सफाई करके, और फिर इनको ढीले रेशों के अंदर परिवर्तित कर दिया जाता है। इसको कहते हैं हम वेलिथ शीट, है ना। ढीले रेशों की वेलिथ शीट में परिवर्तित कर दिया जाता है, इसको हम लैप्स भी कहते हैं, ठीक है। अब चलते फिर आगे क्या करते हैं? इसकी पूनी बनाते हैं। सबसे पहले सफाई कर ली हमने प्राकृतिक रेशों की, अब हम क्या करते हैं? पूनी बनाएंगे। पूनी बनाने के लिए क्या करते हैं? जो हमारा लैप्स हमने बनाया था, यहाँ पर सफाई करके जो हमने ढीले रेशे बनाए, इस लैप्स को हम वापस खोलेंगे, और खोलने के बाद इसको सीधा करेंगे, और सीधा करने की जो प्रक्रिया होती है वो हम कार्डिंग मशीन में भी होती है, और कॉम्बिंग के द्वारा हम झाड़ भी सकते हैं और साफ़ कर सकते हैं इसको, इसमें से गंदगी निकाल सकते हैं। और ये प्रक्रिया बालों में कंघी करने के समान ही होती है और उन पर ब्रश करने के समान ही होती है। कार्डिंग में रेशों को अलग अलग किया जाता है, रेशों को अलग अलग इसके अंदर कर लिया जाता है। लैप्स को खोलते हैं, सीधा करते हैं, और फिर रेशों को अलग अलग करते हैं, ठीक है, कार्डिंग और कॉम्बिंग के द्वारा, ठीक है। और फिर उनको सीधा एक दूसरे के समांतर रखते हैं, सीधा एक लाइन के अंदर उनको सीधा रखते हैं। और बेहतरीन कपड़े के लिए लैप्स की धुलाई के बाद उसकी कॉम्बिंग की जाती है। अगर हम चाहते हैं बेहतरीन किस्म का कपड़ा बनाना है तो लैप्स करने के बाद धुनाई और कॉम्बिंग करना जरूरी है। समझ में आ गया? इस प्रक्रिया में छोटी छोटी अशुद्धियाँ और छोटे छोटे रेशे जो होते हैं दूर हो जाते हैं। अब इसके अंदर कुछ रेशे छोटे छोटे भी होते हैं, तो वो सफाई करने से और कॉम्बिंग और ये जो कार्डिंग करते हैं इसके अंदर छोटे रेशे जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और लंबे लंबे रेशे फिर बच जाते हैं, उससे जो है बेहतरीन कपड़ा तैयार किया जा सकता है। इसके बाद लैप को जो है, लैप जो होता है इसको कीप के आकार के यंत्र से निकाला जाता है। अब एक कीप के आकार का जो यंत्र होता है उसमें से इसको निकाला जाता है, और जिससे कि इसकी पूनी बनाने में सहायता मिलती है। फिर आसानी से इसकी पूनी बन जाती है। और पूनी खुले रेशों की रस्सी जैसा एक ढेर होता है। पूनी किसको कहते हैं? खुले रेशों की एक ढेर है, रस्सी का ढेर है, तथा जिसका व्यास कितना होता है? 2 से 4 सेंटीमीटर होता है।
2 से 4 सेंटीमीटर के जो रेशे होते हैं उनका जो ढेर होता है उसको कहते हैं पूनी। समझ में आ गया? खुले हुए रेशे 2 से 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ढेर के अंदर पड़े होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पूनी। समझ में आ गया? तो पूनी बन गई। सबसे पहले हमने सफाई करी, फिर हमने पूनी बनाई। ठीक है, अब चलते हैं हम तनुकरण करेंगे। अब हम क्या करेंगे? इसका तनुकरण। अब बच्चों हम क्या करेंगे? तनुकरण करेंगे, है ना। तो तनुकरण किसे कहते हैं? तनुकरण का मतलब ये है कि जो रेशे हैं उनको लंबे तंतुओं में पहले बदल देंगे और लंबे तंतुओं में बदल करके और फिर उनको अपेक्षित आकार, हमारी इच्छा का आकार में बदलने की जो आवश्यकता होती है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तनुकरण कहते हैं। समझ में आ गया भाई? जो रेशे के जो लंबे तंतु है, रेशे जो हैं इनको लंबे तंतुओं में बदल दिया और लंबे तंतुओं में बदलकर हम अपनी इच्छा के अपेक्षित आकार में जब बदलते हैं तो ये प्रक्रिया कहलाती है तनुकरण। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यदि हमको इसको तानना है, बटना है, तो हम क्या करेंगे कि कई पूनियों को समरूपता के लिए कई पूनियों को एक साथ जोड़ देंगे और पूनियों को धीरे धीरे तान देंगे। सारी पूनियाँ जो होगी उनके एक साथ लंबे धागे जो होते हैं वो तान देते हैं मशीनों के अंदर। ठीक है, और ये लंबी और बेहतरीन हो जाए, सारे तंतु जो है लंबाई के अंदर खिंच जाए, व्यवस्थित हो जाए। और यदि मिश्रित सूत हमको चाहिए, जैसे हम चाहते हैं कि कॉटन वूल हमको बनाना है, तो इसके अंदर कॉटन और ऊन दोनों की पूनियों को तानेंगे, है ना। आया समझ में? और इस चरण में विभिन्न रेशों की पूनियों को एक साथ जोड़ देते हैं और फिर इससे प्राप्त होने वाली जो पूनी होती है वो भी मूल पूनी के समान ही आकार वाली होती है और इससे हमको कॉटन वूल प्राप्त होती है। समझ में आ गया? तो सबसे पहले तो जो हमारे रेशे होंगे उनको लंबे तंतुओं में परिवर्तित करेंगे अपेक्षित आकार दे करके और उनका तनुकरण कर देंगे, फिर उनको तानेंगे, फिर उनको बटेंगे और फिर जो है इस तरीके से हम इसको जोड़कर वस्त्र बनाएंगे। अब देखिए बच्चों, तानने के बाद हम क्या करेंगे? पूनी को रोविंग मशीन में डालेंगे। रोविंग मशीन में डाल दिया जाता है। फिर इससे जो है जब तक हम तनु करते हैं, आवश्यकता अनुसार हमको जैसे चाहिए उस आकार में हम बदल देते हैं और जब तक ये इनका मूल व्यास, इनकी जो ब्रीथिंग है, इनका जो व्यास है 1/4 1/8 के माप का नहीं हो जाता, जब तक हम उसको रोविंग मशीन के अंदर डाल करके और छोड़ देते हैं। और रेशों को फिर जोड़े रखने के लिए फिर वापस से इनको बटा जाता है और फिर इसके बाद हम कताई करते हैं और इससे फिर तंतु जो होता है सूत के रूप में बदल जाता है और इससे फिर अपेक्षित, इससे और ज़्यादा फिर शुद्ध करने के लिए इसको जो है फैला दिया जाता है और फिर वांछित मात्रा में इसको गूंथा जाता है और फिर उसको शंकु कोण में लपेट दिया जाता है। इस तरीके से हम जो है वो क्या बनाते हैं? सूत का निर्माण करते हैं। अब देखिए, सभी जो विनिर्मित रेशे, मानव निर्मित जो रेशे होते हैं, इनको पहले तंतु के रूप में ही तैयार किया जाता है, फिर तंतु से इनको सूत बनाया जाता है और फिर सारे तंतुओं को मिला करके गूंथ करके सूत बनाते हैं और फिर तंतुओं को स्टेपल लंबाई के रेशों में काट भी हम सकते हैं। इसके बाद इनकी कताई भी कर सकते हैं, है ना। और जैसा अभी हमने प्राकृतिक रेशों के अंदर किया था, है ना, सबसे पहले सफाई की, फिर पूनी बनाई, फिर हमने कताई की, है ना। तो इसे काट करके और सूत बना सकते हैं, स्पंज सूत इसको हम कहते हैं। और जब मिश्रित कपड़े की हमको आवश्यकता हो, जैसे टेरिकॉट की आवश्यकता है, तो हम टेरिन और सूती दोनों की पूनी को जो है मिक्स करके और फिर वस्त्र बनाएंगे, है ना। यदि हमको टेरी वूल चाहिए तो हमको टेरिन और ऊन दोनों को मिलाएंगे। पॉलीकॉट चाहिए तो हमको रेयॉन और सूती दोनों की पूनियों को मिलाएंगे, दोनों रेशों को मिला करके फिर उससे जो है सूत बना करके उनसे जो है हम वस्त्र तैयार करेंगे। तो इस प्रकार से हम जो है हम सूत का संस्करण करते हैं या फिर सूत बनाने के विभिन्न चरण जो है आज हमने पढ़े। तो बच्चों, आज हमारी क्लास ये कंप्लीट होगी। धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे।